हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम पिछले क्लास में परक्विजाइट्स का टॉपिक पढ़े थे। परक्विजाइट्स मतलब जो फैसिलिटीज एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को देता है, पैसे नहीं देता, पैसे के बदले फैसिलिटीज देता है। अगर पैसे दे रहा है तो उसको हम अलाउंसेस बोलते हैं, लेकिन अगर फैसिलिटीज दे रहा है तो उसको हम लोग परक्विजाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो परक्विजाइट्स में हम तीन कैटेगरी में डिवाइड किए थे। एक टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, दूसरा एग्जेम्प्ट फॉर ऑल एम्प्लॉयज और तीसरा हमारा कैटेगरी था टैक्सेबल फॉर सम स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, तो जो एग्जेम्प्ट फॉर ऑल है उसका तो कोई बात ही नहीं करना, उसका तो नाम पढ़ लिए, वो नाम आएगा तो एग्जेम्प्ट कर देना। लेकिन जो टैक्सेबल है वो ऐसा नहीं होता कि पूरा टैक्सेबल हो जाता है, उसमें कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट होता है। मतलब बेसिकली क्या होता है, पूरा टैक्सेबल या कुछ पोर्शन टैक्सेबल जो होता है वो वैल्यू कैसे निकलेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। अगर मैं कोई चीज अपने एम्प्लॉय को फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूं तो वो चीज कितने रुपए का है उसका वैल्यू का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मान लो मैं अपना एक घर है मेरा, वो घर अपने एम्प्लॉय को दे दिया रहने के लिए। अब ये घर का वैल्यू कितना ले, ये टैक्सेबल होगा क्योंकि मैं रेंट नहीं, हाउस रेंट अलाउंस नहीं देके मैं उसको एक हाउस दे रहा हूं रहने के लिए, तो टैक्सेबल तो होगा, लेकिन कितना टैक्सेबल होगा इसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो परकेजाइट्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वैल्यू फाइंड आउट करने का। एग्जेम्प्ट है तो वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं करना है। एग्जेम्प्ट फॉर ऑल मतलब एग्जेम्प्ट चाहे वो अब कितना भी हो, पूरा एग्जेम्प्ट लिख दो, बात खत्म, वैल्यू निकालने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर टैक्सेबल है तो कितना टैक्सेबल है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आज हम पर्क्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज वाला जो हमारा क्राइटेरिया था उसको शुरू करेंगे। हम पिछले क्लास में तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लिए थे ऑलरेडी, आज हम उसको आगे लेकर जा रहे हैं। आज हम टैक्सेबल कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पर्क्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, जिसमें आज का मुद्दा है हमारा रेंट फ्री एकोमोडेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अगर फ्री में रहने के लिए घर दे रहा है, अब ये घर का वैल्यू क्या लिया जाए। अच्छा, घर अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को मिल रहा है तो वो तो एग्जेम्प्ट होता है, उस केस में वैल्यू निकालने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दो एग्जेम्प्ट, बात खत्म। लेकिन अगर ये किसी और एम्प्लॉय को मिल रहा है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। वैल्यू फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करने का बहुत सारा तरीका है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आओ समझते हैं क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है रेंट फ्री एकोमोडेशन के केस में। रेंट फ्री एकोमोडेशन के केस में रूल जो है वो अमेंड हुआ था 18/3/2023। पहले जो हुआ था 2009, इसका हमें फिलहाल तो कुछ करना नहीं है। अभी जो अमेंड हुआ था लेटेस्ट में वो 18/8/2023 को अमेंड हुआ था और ये एप्लीकेबल हो गया था 9वां महीना का स्टार्टिंग से, 1/9/2023 से एप्लीकेबल हो गया था न्यू रूल्स। ठीक है, तो अब ये हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम 23-24 का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें दो बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31/8/2023, 31 का महीना होता है ना, अगस्त देख लेना, या 30 होता है तो 30 लिख लेना। और दूसरा है 1/9/2023 से लेकर 31/3/2024। दो बार कैलकुलेशन लगेगा क्योंकि रूल चेंज हो गया था ना, यहाँ पर आकर, यहाँ पर रूल चेंज हुआ था तो दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आओ पढ़ते हैं पहले रूल्स क्या है। सबसे पहला, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन कब से कब तक का हम पढ़ रहे हैं, पहले वाला 1/4/2023 से लेकर 31/8/2023 तक का। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने का हम पढ़ाई कर रहे हैं। 5 महीने में, साल के स्टार्टिंग 5 महीने में क्या सिचुएशन था। केस नंबर 1, केस नंबर 2, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो लाइसेंस फी है क्वेश्चन में दिया होगा, या फिर रेंट फिक्स बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो रेंट फिक्स किया है वो। ठीक है, बात समझ में आया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में रूल्स पूरा सिंपल है, डायरेक्टली लाइसेंस फी क्वेश्चन में दिया होगा तो वो ले लेना, या रेंट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट दिया होगा तो वो ले लेना, कोई भी चीज ले लेना, केस नंबर 1 सॉल्व। ठीक है, लेकिन एक प्राइवेट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो अब क्या करेंगे। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो दो सिचुएशन आता है। एक तो एकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो घर वो एम्प्लॉय को दे रहा है वो घर एम्प्लॉयर का खुद का है, पर्सनल हाउस है, पर्सनल हाउस या एम्प्लॉय क्वार्टर वो बना कर रखा है। मान लो मेरा एक फैक्ट्री है, मैं फैक्ट्री में 100 ठो घर बना कर रखा हूं अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए,
तो वो जो घर है वो ओन्ड बाय मी है, एम्प्लॉयर खुद ओनर है उसका। एम्प्लॉयर अगर खुद ओनर है तो क्या कैलकुलेशन होगा, अगर जिस सिटी में वो है उस सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो हम ले लेंगे 7.5% ऑफ सैलरी। अगर 10 लाख से 25 लाख तक का पॉपुलेशन है तो हम ले लेंगे 10% ऑफ सैलरी, और अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो हम ले लेंगे 15% ऑफ द सैलरी। बात समझ में आया? एकोमोडेशन ओन्ड बाय द ओनर, ओनर खुद मालिक है, तो ये तीन सिचुएशंस में हम अलग अलग कैलकुलेशन के हिसाब से ले लेंगे। हम सिटी का पॉपुलेशन चेक करेंगे। कैसे पॉपुलेशन पता चलेगा? हर 10 साल में गवर्नमेंट सेंसस करवाता है, हमें 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो डेटा होगा वो ले लेना है। 2001 का सेंसस में जो लिखा होगा हमें वो ले लेना है, ठीक है। तो 10 लाख से कम का पॉपुलेशन 7.5%, 10 लाख से ऊपर का पॉपुलेशन 25 लाख से कम का 10% ऑफ द सैलरी, अबव 25 लाख पॉपुलेशन 15% ऑफ द सैलरी, ठीक है। अच्छा, अगर एम्प्लॉयर का वो जगह खुद का नहीं है और वो खुद भाड़े में लिया है, एकोमोडेशन टेकन ऑन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर खुद भाड़े में लिया है और एम्प्लॉय को फ्री में रहने के लिए दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअल रिलीज रेंट पेड और पेएबल बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो जगह का रेंट पे कर रहा है वो, या फिर 15% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी विच एवर इज लेस। या तो 15% ऑफ सैलरी ले लेंगे या रेंट ले लेंगे जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, दोनों में से जो कम होगा वो हम लोग ले लेंगे। यहाँ पर बात समझ में आया? केस 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, केस 2 नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में, ठीक है। उसके बाद रूल चेंज हो गया। अच्छा सॉरी, रूल चेंज तो होगा, लेकिन यहाँ पर देखो अनफर्निश्ड लिखा हुआ है, मतलब खाली घर दिया है, घर के अंदर फर्नीचर, एसी, टीवी, फ्रिज, ये वो जो लगता है वो नहीं दिया। लेकिन अगर वो भी दे दे तो, घर है विथ फर्निश्ड हाउस है, मतलब फर्नीचर वगैरह, एसी वगैरह, टीवी, फ्रिज, कूलर सब लगा हुआ है वहां पर, फर्निश्ड होम। नॉर्मली एम्प्लॉयर जो प्रोवाइड करता है ना एम्प्लॉइज को, वो फर्निश्ड होम ही प्रोवाइड करता है। तो अगर फर्निश्ड हुआ तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस है उसमें ऐड कर लेंगे हम फर्नीचर का वैल्यू। फर्नीचर का वैल्यू कितना, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इफ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, जो सामान लगा हुआ है उसका 10% हम ले लेंगे। या अगर वो एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है, एम्प्लॉयर भाड़े में लिया है, तो एक्चुअल हायर चार्जेस इफ टेकन ऑन हायर, ठीक है। ये तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों में ऐड होगा, ठीक है। पॉपुलेशन कब का लेना है, 2001 सेंसस का पॉपुलेशन हमें ले, ठीक है। चलो, अच्छा ये तो 1/8 31/8 तक का बात हुआ। अब 31/8 के बाद क्या करना है भाई, 31/8 के बाद मतलब 1/9/2023 से 31/3/2024 न्यू रूल, ये न्यू रूल, ठीक है। नया रूल के अंदर क्या है, चलो देखते हैं। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कोई चेंजेस है? नो चेंजेस, नो चेंजेस। प्राइवेट एम्प्लॉय का केस में आते हैं। प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में क्या चेंजेस है, देखो लिमिट को चेंज कर दिया है। अप टू 15 लाख पॉपुलेशन 5% ऑफ सैलरी, 15 लाख से लेकर 40 लाख 7.5% ऑफ द सैलरी, और अबव 40 लाख 10% ऑफ द सैलरी, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू हाउस इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्लियर है बात। अगर भाड़े में लिया है तो अगेन सब कुछ सेम है, बस यहां पर क्या कर दिया, 15% की जगह 10% कर दिया। दोनों को कंपेयर करोगे, आ जाओ देखो, 10 लाख पॉपुलेशन में मिनिमम 7.5% था और हाईएस्ट 15% था, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या कर दिया, 5% ऑफ सैलरी, और हाईएस्ट कितना है, 10% ऑफ सैलरी। खाली लिमिट्स को चेंज किया है, रूल्स एंड रेगुलेशन वही है। कैलकुलेशन का जो लिमिट्स है उसको चेंज कर दिया, कब से, 1/9/2023 से। बात समझ में आ गया, ठीक है। फर्नीचर वाला तो सेम ही रूल है, अनफर्निश्ड फर्निश्ड लोगे तो वही 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर, क्लियर है बात। तो अभी हम क्या करेंगे, हम कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम दो पार्ट में, 2023 का दो पार्ट में चेक करेंगे। ये है ओल्ड के हिसाब से, ये न्यू के हिसाब से, न्यू रूल के हिसाब से। ये 1 अप्रैल को चालू होगा, 31/8 को खत्म होगा। ये 1/9 को चालू होगा और 31/3 को खत्म होगा। बात समझ में आया? यहाँ का रूल प्लस यहाँ का रूल दोनों का मिलाकर हमारा साल भर का कैलकुलेशन हो जाएगा। आओ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए। हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर राहुल गेट्स बेसिक सैलरी ऑफ 40,000 पर मंथ, मेडिकल अलाउंस 1,000 पर मंथ, ₹1200 पर मंथ एज ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बोनस 24,000, कमीशन 60,000. He is also provided with rent free
अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन एट लुधियाना, population 20 lakhs as per census 1 2001 census and 38 lakh as per 2011 census. हमें कौन सा लेना है? 2001 census. whose fair rental value is 24,000 per month, जिसका fair rent कितना है? 24,000 per month. He gets leave encashment for the current previous year of 24,000 during the year. However, a house was provided to him with effect from 1/7/2023. 1/7/2023 को उसको घर मिला है. His salary is due on the last day of every month. Calculate the value of rent free accommodation and gross salary. हमें पूरा कैलकुलेशन करना है. सिंपली एक काम करो, पहले तो इस डेटा को क्लियरली एक पेपर में लिखो, क्या क्या हमें दिया गया है. सबसे पहले तो बेसिक सैलरी कितना दिया गया है? 40,000. उसके बाद मेडिकल अलाउंस 1000. इस तरीके से सारे डेटा को लिखोगे. आओ कैलकुलेशन हम लोग शुरू करते हैं. पहले रूल्स के बारे में देखेंगे. सबसे पहले हम सारा प्रकार का जो कैलकुलेशन है उसको लिख लेंगे. साल भर का सैलरी कैलकुलेशन कर लेंगे. ठीक है. सैलरी 40,000 पर मंथ इंटू 12 कितना हो गया? 4,80,000. लीव एनकेशमेंट फॉर द करंट प्रीवियस ईयर कितना? 24,000 लिखा हुआ है. ठीक है. मेडिकल अलाउंसेस जो कि फुल्ली टैक्सेबल होता है. हाँ, मेडिकल फैसिलिटी एग्जम्प्ट होता है, लेकिन मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है. 1000 रुपए इंटू 12 कितना हुआ? 12,000 रुपए. ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना करके था? 1200 रुपए करके था सर. फुल्ली टैक्सेबल होता है. कितना हो गया? 14,400. बोनस 24,000. कमीशन 60,000. यहां तक तो सब ठीक था. देख लो क्या क्वेश्चन में इसके अलावा और कोई प्रकार का पैसा दिया हुआ है? बेसिक सैलरी ले लिए, मेडिकल अलाउंस ले लिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ले लिए हम लोग, उसके बाद बोनस ले लिए, कमीशन ले लिए, और आखिरी में हम जाकर ये लीव एनकेशमेंट भी हम लोग ले लिए. लीव एनकेशमेंट ऑफ द करंट प्रीवियस ईयर 24,000 रुपए, ये भी ले लिए. अब बस जो बच गया है वो रेंट फ्री एकोमोडेशन से रिलेटेड डेटा क्वेश्चन में बच गया है. ठीक है. तो रेंट फ्री एकोमोडेशन का हम अलग से कैलकुलेशन करेंगे. इसका कैलकुलेशन हम अलग से करेंगे. वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स और रेंट फ्री एकोमोडेशन. बाकी यहां तक सबका हो गया है. ठीक है. आओ रेंट फ्री एकोमोडेशन का कैलकुलेशन करते हैं. रेंट फ्री एकोमोडेशन का कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा. पहली बात तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. नॉन गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो डायरेक्टली जो क्वेश्चन में दिया ले लेते. हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ हाउस नॉट रिसीव. पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 21 लाख, 20 लाख एज पर 2001, 38 लाख एज पर 2011. रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड ऑन 1/7/2023 फॉर 9 मंथ्स. टोटल साल में 9 महीने के लिए दिया है. 1/4 को नहीं दिया, 1/7 को दिया है. तो रेंट फ्री एकोमोडेशन सिर्फ 9 महीने का कैलकुलेशन होगा. वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड रेंट फ्री 10% ऑफ सैलरी फॉर फर्स्ट 2 मंथ, 7.5% ऑफ सैलरी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ. सैलरी का कैलकुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है. आओ यहाँ पर देखो, टेबल बना दिए. 2 महीने का कैलकुलेशन और 7 महीने का टोटल 9 महीने का करना है. बीच में रूल चेंजेस हुआ था. ठीक है. तो रूल चेंज होने के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है सब कुछ. ठीक है. देखो, फॉर द फर्स्ट 2 मंथ, फॉर नेक्स्ट 7 मंथ, 2 बार करके कैलकुलेट करेंगे हम. बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ, तो ये 80,000 आ गया 2 महीने का. 6 महीने का 2,80,000 आ गया. टोटल 3,60,000 आ गया. मेडिकल अलाउंस 2 महीने का 2,000, 7,000. बोनस 4,000, 14,000. कमीशन 10,000, 35,000. सर कमीशन इतना कैसे आया? डिवाइड कर लो यार. कितना रुपए था कमीशन? टोटल कमीशन साल भर का कमीशन कितना था? साल भर का कमीशन था सर 60,000 रुपीज. ठीक है. कुछ दिया था कमीशन के बारे में. कमीशन मंथली 5,000 था, मतलब 5,000 के हिसाब से कर लो. 60,000 12 महीने का था तो मंथली 5,000 था. 2 महीने का 10,000 और 7 महीने का 35,000. ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसी हिसाब से 2 महीने का, 7 महीने का. लीव एनकेशमेंट टोटल कितना मिला था? 24,000 रुपए. कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए. तो 2 महीने का 4,000 और 7 महीने का 14,000. क्लियर है बात? तो यहां तक तो सब कुछ ठीक है.
सर अब बताओ हमें रेंट फ्री एकोमोडेशन का कैलकुलेशन कैसे करें। ध्यान देना, यहां तक तो सैलरी कैलकुलेशन हो गया ना, ये 8 महीने में यहां तक सैलरी हो गया। सैलरी का टोटल कितना आया, 2 महीने का सैलरी इतना और 7 महीने का सैलरी इतना। अब बात करते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन का कैलकुलेशन। आओ कौन से कैटेगरी में करेंगे बताना मुझे। रूल्स में चलते हैं हम लोग, पहला वाला रूल में चलते हैं। मुझे बताओ 20 लाख का पॉपुलेशन है, एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, तुम बताओ क्या करना है, कौन से कैटेगरी में ले लूं। 20 लाख का पॉपुलेशन है सर, ये सेकंड कैटेगरी में जाएगा। 10 लाख से 20 लाख के बीच का पॉपुलेशन, 10% ऑफ द सैलरी। तो पहले वाले में 10% ऑफ द, पहले 2 मंथ्स में मैं 10% ऑफ द सैलरी ले लूंगा। उसके बाद सेकेंड वाले में पॉपुलेशन कितना, वही। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन कौन सा लेना है, 2001 के सेंसस का लेना है। तो 38 लाख या फिर 20 लाख, कोई भी बात करो, तो दोनों ही केस में 7.5% ऑफ सैलरी आ रहा है। तो नेक्स्ट जो 7 मंथ्स का कैलकुलेशन होगा उसमें 7.5% के हिसाब से ले लूंगा। तो पहले 10% के हिसाब से, फिर 7.5% के हिसाब से। ये देखो 10% ऑफ सैलरी कितना आ गया, 10,240 आ गया। 7.5% ऑफ द सैलरी 26,880 आ गया। टोटल कितना आ गया, 37,120। आओ 37,120 को यहाँ पुट कर देते हैं, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यू को 37,000 कर दिया, टोटल हमारा सैलरी आ गया टैक्सेबल। टैक्सेबल सैलरी कितना आ गया, 6,51,520। दिस इज ग्रॉस सैलरी, अगर कोई डिडक्शन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर यही टैक्सेबल सैलरी बन जाएगा 6,51,520। क्लियर है बात, कैलकुलेशन समझ में आया, एकदम इजी है, एकदम ही इजी है, बस रूल्स को याद रखना है, बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 9, रेंट फ्री अकोमोडेशन का क्वेश्चन नंबर 2। Mr. Jay, a manager with a company, was transferred to Bangalore, where he stay in a hotel free for rent. His salary particulars are: salary per month 25,000, DA 5,000, conveyance allowance 1,000, actual expenditure incurred for employment per month 600, city compensatory allowance 1,000. Calculate the value of rent-free accommodation under old tax regime if he stayed in hotel for 14 days and actual bill is 6,600, 38 days and actual bill is 30,950। थोड़ा सा रूल्स यहाँ पर देखेंगे, होटल एकोमोडेशन के केस में थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेंट फ्री होटल एकोमोडेशन ओल्ड टैक्स रेजिम। देखो टैक्सेबल वैल्यू एग्जेम्प्ट एज स्टे, पहला केस में एग्जेम्प्ट होगा, डज नॉट एक्सीड 15 डे। नॉर्मली क्या होता है ना, एक 15 डेज का रूल है। क्या रूल है बताऊं, अगर एक एम्प्लॉई अपना सिटी को छोड़कर किसी और सिटी में शिफ्ट हो रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, तो स्टार्टिंग के 15 डेज अगर वो होटल में रहता है, क्योंकि जाते ही तो घर रेडी नहीं होगा ना, वहां उसको कुछ दिनों के लिए होटल में रहना पड़ेगा, तो वो होटल का खर्चा एम्प्लॉयर पे करता है। एम्प्लॉयर नॉर्मली होटल का उसको होटल का सर्विस प्रोवाइड कर देता है। तो वो जो होटल का फैसिलिटी उसको प्रोवाइड किया गया है, वो होटल के वजह से उसको रेंट जो 15 डेज से कम का अगर स्टे होगा होटल में तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर 15 डेज से ज्यादा का होगा तब टैक्सेबिलिटी आता है, ठीक है। तो अगर 15 डेज से ज्यादा का है, सेकंड केस में कितना था 38 डेज, 38 डेज में से 15 दिन तो एग्जेम्प्ट है, तो बचा कितना 23 डेज का हम एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। आओ करते हैं। सैलरी फॉर दिस पर्पज 25,000 इंटू 12 3 लाख। कन्वेंस अलाउंस ले लोगे पूरा, ठीक है। 600 रुपए का एक्चुअल कन्वेंस में जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है लेस होता है, तो 600 रुपए खर्चा हुआ वो माइनस करके 4,800। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल ले लोगे, ठीक है। टोटल सैलरी कितना आ गया 3,16,800 रुपए। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री होटल एकोमोडेशन कितना होगा 24% ऑफ 3,16,800 इंटू 23 दिन का लेंगे आउट ऑफ 365 डेज, 23 दिन का लेंगे आउट ऑफ 365 डेज, तो कितना आ गया 4,791। एक्चुअल बिल कितना था 30,950। दोनों में से जो लोअर होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा 4,971। तो इसमें से ये टैक्सेबल होकर टोटल सैलरी हमारा निकल जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर।
When hotel accommodation is provided for more than 15 days, then it is not taxable for the first 15 days and it will be taxable only after remaining days stay in hotel exceed 15 days. Clear है बात? चलो नेक्स्ट चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और। कंसेशनल रेट पर दे रहा है, फ्री में नहीं दे रहा है, कंसेशनल रेट पर दे रहा है। 10,000 का घर है, फ्री में दूंगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। पहले गवर्नमेंट फ्री वालों को पकड़ा और बोला फ्री में जो घर दे रहे हो तुम अपने एम्प्लॉइज को, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो लोग क्या करने लगे पता है, कंसेशनल रेट पर देने लगे टैक्स से बचने के लिए। 10,000 का घर 200 रुपए में दे देते थे एम्प्लॉय को बोल देते एक काम करना तो 200 रुपए दे देना, टैक्स से बच जाए। 200 क्या 100 रुपए, 10 रुपए दे देना, 10 रुपए दे देना। 10,000 का घर के बदले मुझे हर महीने 10 रुपए दे देना, मैं दिखा दूंगा कि ये फ्री नहीं है, 10 रुपए मैं ले रहा हूँ उसके बदले में। तो वहां पर बहुत सारे टैक्स का चोरी हुआ। तो गवर्नमेंट यहाँ पर एक नया रूल ले आया, बोला कि अगर तुम कंसेशनल रेट पर दे रहे हो तब भी हम डिफरेंस के ऊपर टैक्स लगा देंगे। ठीक है, तो कंसेशनल रेट का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो पहले तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली रेंट फ्री अकोमोडेशन कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यू आया 1,20,000 रुपए साल भर का। अब एम्प्लॉई इसमें से 10-10 रुपए करके 12 महीने पे किया है, तो माइनस 120 रुपए पे किया, माइनस कर देंगे। तो बेसिकली बोलना यही है कि जो रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यू है उसको हम टैक्सेबल कर देंगे, उसमें से अगर कुछ पैसा एम्प्लॉई अगर एम्प्लॉयर को पे किया है उसको माइनस कर देंगे। तो नेट में जो फिगर आएगा उसको हम टैक्सेबल कर लेंगे। बात समझ में आया? नेट फिगर विल बी टैक्सेबल। ठीक है, accommodation at concessional rate means that employer has given a house to his employee for which he is charging a part of the rent, or employee is paying a part of the rent, and thus employer enjoying a perquisites, the valuation of which shall be made as under। यहाँ पर हम टोटल लेंगे, पहले उससे लेस कर देंगे एम्प्लॉय जितना रेंट पे कर रहा है, तो नेट फिगर जो आएगा वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है बात? बात समझ में आ गया यहाँ तक? तो मेरे हिसाब से एकोमोडेशन वाला काम हमारा खत्म हुआ। एकोमोडेशन के बाद अब बाकी प्रकार का जो और परक्विजाइट्स था हम उसके बारे में अब नेक्स्ट क्लास से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? अब हमें सैलरी में और मेरे हिसाब से 2 क्लासेस लगनी चाहिए, 2 से 3 क्लासेस। हम उसको कंप्लीट करके फिर बाकी के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, 3 और 4 उसके बाद है हमारा। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। हर रोज पढ़ते रहो, नोट्स बनाते जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।